3.5 चैप्टर 3.5 में केवल करना क्या है तो सबसे पहले चेक करना है अद्वितीय हल। कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल के स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से याद कीजिए। तो इसका रिवीजन करवा देते हैं, बता देते हैं तीनों कि A1 बटा A2 बराबर नहीं रहे B1 बटा B2 के। तो इसका केवल एक हल होता है, चाहे ये कह सकते हैं कि अद्वितीय हल है, यानी कि इस प्रकार के कोई समीकरण आ जाए, मान लेते पहला समीकरण इस प्रकार के है तो होगा का अद्वितीय हल हो जाएगा। अद्वितीय हल यानी कि केवल एक हल, इसके अलावा कोई हल नहीं होगा। फिर उसके आगे और क्या समीकरण था, समीकरण और था मतलब कि फॉर्मूला था A1 बटा A2 बराबर हो जाए B1 बटा B2 और बराबर हो जाए C1 बटा C2 के। क्या होता था, संपाती होता था, या कहेंगे इसको कि अपरिमित रूप से अनेक हल है। जब रेखाएं संपाती हो जाए यानी कि जब दो रेखा रहे, देखो इसके लिए रेखा एक दूसरा काट देता है और इसके लिए रेखा क्या होता है, दूसरा के ऊपर चढ़ रहता है ना। दूसरा रेखा भी इसी के ऊपर रहता है, यानी कि इसमें केवल एक बिंदु को कट करता है, इसमें सभी बिंदु को कट करते चले जाता है। ये संपाती हुआ। समानांतर के लिए क्या शर्त है कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं रहे C1 बटा C2 के। तो ऐसा कंडीशन हो जाता है, क्या होता है, समानांतर। इसका कोई हल नहीं होता है, यानी कि रेखाएं एक दूसरे के समीप से गुजर जाता है केवल, यानी कि कहीं भी एक दूसरे के नहीं काटता है। चलो पहला तुम्हारा क्या है, प्रश्न दिया हुआ है। यदि पहला के चेक करें बनाने से पहले तो A1 हमारा रेट से A1 बराबर A1 बटा A2 निकाले तो 1/3 निकलेगा, और B1 बटा B2 निकाले तो -3 बटा -9 यानी कि यह कट के 3 बार में यानी 1/3 आएगा, और C1 बटा C2 निकाले तो क्या हो जाएगा, -3 बटा -2 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल यानी 3/2 हो गया। हमारा क्या कंडीशन मिला कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, अब बराबर नहीं है C1 बटा C2। जब ऐसा कंडीशन हो जाता है क्या कहते हैं कि समानांतर है, अब कोई हल नहीं है, यानी पहल का बनाने की जरूरत नहीं है, यानी कि बन गया। इतना ही लिख के हम A1 बटा A2 निकाल देंगे, B1 बटा B2 निकाल देंगे, C1 बटा C2 निकाल देंगे, कह देंगे कि रेखा समानांतर है और इसे हल नहीं किया जा सकता है, यानी इसका कोई हल ही नहीं है। क्लियर है वाला। दूसरा प्रश्न है, दूसरा में यदि हम A1 बटा A2 निकालें तो 2/3 आ जाएगा ना, 2/3, और B1 बटा B2 निकाले हम तो 1/2 आ जाएगा, और C1 बटा C2 निकाले तो देखो करते गए 5 की ई पट्टी कर देते तो -5 आता, फिर 8 की ई पट्टी कर देते तो -8 आता, तो -5 बटा -8 लिखेंगे, और ई माइनस माइनस आखिर कैंसिल हो जाएगा तो केवल 5/8 रह जाएगा। तो उतना करने की जरूरत नहीं था हमको, यहाँ ये निकालने की जरूरत नहीं था। हम देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के, तो इसका तो हल है ना, केगो हल है, केवल एक हल है, चाहे अद्वितीय हल है, यानी कि अद्वितीय कहने का मतलब ना कि दूसरा कोई और नहीं है, केवल एक गो है। तो चलो इसको बनाते हैं वज्रगुणन विधि से। जब इस प्रकार से प्रश्न रहता है तो करते क्या है कि हम ढकना शुरू करते हैं ना। सबसे पहले क्या करेंगे कि 5 के बराबर उस तरफ से इस तरफ लाएंगे ना, 2x प्लस y बराबर 5 है, 5 को ई पट्टी लाएंगे तो -5 हो जाएगा बराबर 0। 3x और प्लस 2y, 8 उस तरफ है, इसको इस तरफ लाएंगे तो -8 बराबर 0। उसके बाद करते हैं क्या, हम सबसे पहले x लिखते हैं, x लिखने के बाद बटा का चिन्ह देते हैं, और जो x वाला पद है ये वाला इसको हम ढक देते हैं ना, तो क्या बचा, गुना करते हैं इन दोनों पदों में, यानी कि y का गुणांक 1 है, यहाँ -8 है, 1 में -8 से गुना हो जाता है, और फिर उसके बाद घटाव के चिन्ह देते हैं, 2 में -5 से गुना हो जाता है। अगला बार में क्या करेंगे, अगला बार में हमें y लिख के बटा के चिन्ह देंगे और y वाला पद को हम ढक देंगे।
है ना। अगला बार गुना किससे करते हैं, तो पहला में मतलब ऊपर से शुरू किए थे, लेकिन इस बार इस 3 को -5 को गुना करेंगे, यानी 3 गुने -5 या फिर घटाव का चिन्ह और 2 गुने -8। अगला बार क्या लिखते हैं 1 ना, आप बटा में अगला बार किसको ढकते हैं, इस अचर पद को ढक देते हैं, इसको ढक देते हैं अचर पद को। अब गुना करते हैं 2 में 2 से गुना करेंगे, अब फिर -3 में घटाव का तो चिन्ह पड़ेगा ना, 3 तो पलसे में है, अब आए गुणांक 1 है, तो 1 से बटा में -8 है +10 है, और y बटा में -15 और प्लस 1 बटा में 1 से बटा 2 y बटा 1 और 1 बटा 1। अब हम क्या करते हैं, एक तुरी x बटा 2 बराबर 1 बटा 1 करेंगे, और एक तुरी y बटा 1 बराबर 1 बटा 1 करेंगे, यानी कि इसको लिख दिए एक बार एकरा साथ है और फिर इसको लिख दिए एक बार एकरा साथ है, यानी इसको बराबर किए इसके साथ है, फिर दोबारा इसी को बराबर कर दिए इसके साथ, है ना। तो हमारा यहाँ x बराबर 2 ज्ञात हो जाएगा और y बराबर 1 ज्ञात हो जाएगा, यानी कि हमारा हल हो चुका है। हल में हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 2 ज्ञात हो गया और y बराबर 1 ज्ञात हो गया, ये हमारा हो गया, ठीक है ना। पहला कंप्लीट, दूसरा कंप्लीट, तीसरा क्या है, तीसरा के देखो ना, तीसरा जब a1 बटा a2 निकालोगे प्रश्न हम आते हैं, देखो a1 बटा a2 निकालेंगे, हाँ तो 3 बटा 6 आएगा, यानी कि कट के 1 बटा 2 आ जाएगा, और b1 बटा b2 निकालेंगे तो -5 बटा -10 आ जाएगा, यानी कि कट के 2 बार में यही 1 बटा 2 आ जाएगा, और c1 बटा c2 निकालेंगे तो देखो 20 के ऊपर ले जाए तो -20 में हो जाएगा, और -40 कट जाएगा, ये दूसरा कट जाएगा, बटा 2 आ गया। हम देख रहे हैं कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आया, तो रेखाएं क्या है, संपाती है, यानी लिख देंगे इसका क्या, ई वाला कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। क्या लिखेंगे कि चूंकि रेखाएं क्या है, संपाती, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। देखो केवल एक हल होता है तबे बनता है, कोई हल नहीं है, अनेक हल रहे कितना हल ज्ञात करोगे, हल भी ज्ञात करना संभव नहीं है, अनेक हल भी ज्ञात करना संभव नहीं है, केवल अद्वितीय हल की स्थिति में उसे हल करना है। किससे हल करना था, बजगुणन विधि से हल करना था, तीसरा ही बन गया। चौथा में आ जाओ, चौथा क्या है, चौथा बने लिखा है, यहीं से कर लेते हैं, a1 बटा a2 बराबर नहीं ना b1 बटा b2 था ना, 1 बटा 3 बराबर नहीं है -3 बटा 3 के, सही है, बराबर नहीं है, नहीं ना है, 1 बटा 1 आ जाएगा, यानी कि ये वाला बनेगा, चौथा बनेगा। देखो ना इसमें समीकरण में जो अचर पद है बराबर की शर्त लाकर रखा हुआ है, तो यहाँ काम हमको पहले ही सब कुछ किया हुआ है, हम लिखेंगे यहाँ x, और उसके बाद x वाला पद को हमको ढक देना है, ढकने के बाद -3 में गुना होगा -15 से, -3 है गुणांक y का और यहाँ -15 है, तो -3 में गुना होगा -15 से, फिर उसके बाद घटाव के चिन्ह पड़ेगा, जो पारंपरिक हमको घटाव के चिन्ह देना हो तो देना है ना, और फिर गुना किस में होगा, -3 में, तब इसको देखो -2 हो गया तो इसको ब्रैकेट में रखो ना, और गुने -7 में। अगला बात माइनस मतलब y ना, y बटा अब की देखो अब की किस पद को हम ढकेंगे,
वाई वाला पद को हम ढक देंगे, है ना। 3 गुने -7। देखो सबसे पहले होता है, तीर बताया है ना कि सबसे पहले ऐसे गुना करेंगे, अगला बार ऐसे गुना करते हैं, और फिर उसके अगला बार ऐसे ही गुना होता है। तब पहला बार में इसको जब ढके थे, इसको ढक दिए थे, तो गुना यहाँ से ना शुरू किए थे, इसको पहले किए थे, इसको बाद में, मतलब इसको गुना कर पहले किए, इसको गुना बाद में किए थे। लेकिन अगला बार जब इसको ढकेंगे तो इसका गुना और पहले होगा, इसका गुना बाद में होगा। तो 3 में गुना होगा किससे? -7 से। एक से गुना कितना है? 3 है। यहाँ आचर पद -7 है, तो 3 में गुना करेंगे ना -7 से। अगला बार 1 से गुना 1 है, घटा को चिन्हा देंगे, 1 में गुना करेंगे -15 से। अगला बार किसको ढकना है? अचर पद को ढकना है ना। चलो अचर पद को हम ढक देते, मान लीजिए ढक दिए। 1 लिखते हैं, 1 लिखने के बाद बटा का चिन्ह कैसे गुना करते हैं? देखो अब तीर देखो, यानी कि पहले ऊपर से नीचे चलना है, यानी कि 1 में गुना होगा -3 से, और घटा को चिन्हा देंगे, 3 में गुना करेंगे -3। 7 कहाँ से? 7 तो ढका हुआ है, -3 से ना। यही तो कंफ्यूजन करता है, इसलिए तुम हाथ से ढक देना उसको, तब बनाना। और 1 से बटा 45, माइनस माइनस प्लस हो गया। देखो 27 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस मौजूद है। आगे y बटा में प्लस, ठीक है ना, 1 बटा में -3 प्लस 9। तो आगे 1 से घटाएंगे तो 4 24 आ जाएगा, है ना। y बटा में यहाँ माइनस, यहाँ अलग कलर से लिखते हैं, 1/6। अब अगला बार हम क्या करेंगे ना कि इतना बराबर करेंगे इसके साथ है, इसको बराबर करेंगे इसको साथ है, यानी कि x बटा 24 बराबर 1/6, और y बटा -6 बराबर 1/6। इसे कट गया तो y बराबर -1 आ जाएगा, और 6 से 4 कट गया, x बराबर 4 आ जाएगा। हमारा हल में x बराबर 4 और y बराबर, ठीक ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से हमने चारों प्रश्न को बजगुणन विधि से कर लिया। तो देखो दूसरा का पहला प्रश्न बोल रहा है कि a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए क्या चाहिए? शर्त क्या है कि a1 बटा a2 बराबर रहना चाहिए b1 बटा b2 बराबर रहना चाहिए c1 बटा c2 के। सबसे पहले तुम करो क्या ना कि a1 बटा a2 निकालो। तो a1 बटा a2 निकालोगे तो इसमें क्या निकलेगा? समीकरण 1 में एक सा गुणांक 2 है, और ये a1 बटा a2 निकल गया। अब उसके बाद अगला बार क्या निकालेंगे? b1 बटा b2 निकालेंगे। तो 3 बटा में a प्लस, अगला बार c1 बटा c2 निकालेंगे। तो देखो हम करते क्या है कि 7 के ऊपर उस तरफ लाते हैं, फिर ये जो भी अचर पद रहता है बराबर की तरफ लाते हैं, लेकिन होता क्या है कि चिन्ह से चिन्ह कैंसिल हो जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लिख सकते हैं 7 बटा में 3a प्लस b -2। समझे बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं? मान चलो 7 है, 7 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस में जाएगा, तो यहाँ -7 लिखते हैं। आई पूरा पद को भी हम इस तरफ लाते हैं तो माइनस में जाता है, तो माइनस माइनस कैंसिल करके तो वही रह जाता है ना, लिख सकते हैं ना। तो एक चीज देखो, अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमको इस शर्त संतुष्ट करना चाहिए कि a1 बटा a2 बराबर होना चाहिए b1 बटा b2 के, और बराबर होना चाहिए c1 बटा c2 के। तो लिखेंगे चूंकि अपरिमित रूप से, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल हैं, इसलिए a1 बटा a2 बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 के, और बराबर हो जाएगा c1 बटा c2 के।
आ रहा है इतना समझ में? अब तुम क्या करोगे? अब तुम्हें जो मान है वो भर दोगे। 2/में a माइनस बी, और फिर उसके बाद 3/में a प्लस बी, और उसके बाद 7/में 3a प्लस बी माइनस 2। अगला बार क्या करेंगे? इसको बराबर करेंगे, इसको साथ है, फिर इसको बराबर करेंगे, इसको साथ है। यानी कि इतना बराबर, एक बार इतना बराबर इतना लिखना है, दूसरा बार इतना बराबर इतना लिख देना है। यानी कि 2/में a माइनस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। अगला बार 3a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब इसको हल करने से समीकरण वो तैयार हो जाएगा। और देखो तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम तो 7a माइनस 7b हो जाएगा इधर, 7a माइनस 7b। अब देखो दूसरे प्रत्येक पदों में गुना होगा तो 3 दूनी 6a प्लस 2b माइनस 4। इनको कर दे तिरछा तिरछी गुना। चलो 7a प्लस 7b बराबर 9a 3b माइनस 6। अब ना है तो सबको इस तरफ ले चलाते हैं, ठीक है? नहीं, -4 को इस तरफ ले जाएंगे तो +4 हो जाएगा, और बाकी सबको इस तरफ लाएंगे तो 6a माइनस 7a। आइए पर देखो 6a हम लिख दिए, 7 के इस तरफ लाए तो -7 हो गया, -7 भी जब इस तरफ है, देखो पहले से 2 भी है यहाँ पर, गलत हम कर रहे हैं, नहीं तो देखो इसे लाते हैं 7a माइनस 7b जो कहते हैं 6 के इस तरफ लाएंगे तो -6 हो जाएगा, 2b के इस तरफ लाएंगे तो -2b हो जाएगा, अब बराबर के इस तरफ -4 तुम्हारा रह जाएगा। अब देखो 7a में से 6 को ए जाएगा तो केवल ए बच जाएगा, -7 भी है, यहाँ -2 भी है, तो टोटल -9 भी हो जाएगा, अब बराबर की इस तरफ -4 हो जाएगा। इस समीकरण 1 हो गया। अब देखो यहाँ पर 7a प्लस 7b ज्यों का त्यों, 9a इस तरफ लेके आएंगे और फिर 3b को भी इस तरफ लेके आएंगे, तो बराबर की इस तरफ क्या बचेगा? -6 के अकेले रह गया, 9a की इस तरफ है तो -9 हो गया, 3b के इस तरफ है तो -3 हो गया। अब देखो 7a में से -9 है तो -2a ना बचेगा, और फिर उसके बाद 7b में से 3b जाएगा तो 4b बचेगा, प्लस 4b बराबर किस तरफ -6। जगह कमी पड़ रहा है यार, प्लेट में खाली पेज तो है ना, है लेकिन है। तो समीकरण 1 हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा a माइनस 9b आ गया, बराबर कितना है? -4 है। उसके बाद समीकरण 2 -2a प्लस 4b बराबर -6। इस समीकरण 1 है, लेकिन समीकरण इसको 2 अभी नहीं लिखते हैं, न है तो -2 कॉमन ले लेते हैं। जब -2 कॉमन लेंगे ना, यहाँ a बच जाएगा और यहाँ -2 भी बच जाएगा, और इसके इस तरफ -6 रह गया। ऐसा समझ चीज़ है, -2 कॉमन लेता, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से ही 3 बार में कट जाएगा, a माइनस 2b बराबर 3। इस समीकरण 2 हो गया। अब देखो वज्र गुणन विधि वाला चैप्टर में है तो इसको वज्रे गुणन से बनाएंगे, तुम चाहो तो विलोपन विधि से ही बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ थोड़ी है कि हम इसको वज्र गुणन हल करेंगे। विलोपन से हल कर देते हैं, विलोपन देखो ना कितना झटका से हो जाएगा। और जैसे कि a माइनस 9b है बराबर -4 है, a माइनस 2b बराबर कितना है? 3 है। हम घटाएंगे, देखो ना घटाते हैं तो माइनस प्लस माइनस, इसे कट गया, यहाँ -7b यहाँ -7 है, फिर इसे कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो b बराबर बी बराबर 1 आ गया। b के मान समीकरण 1 समीकरण 2 में भरो, a के मान आ जाएगा, यहाँ भर देते हैं b का मान समीकरण काचे बोला 2 में
रखने पर, चलो लिख देना कि रखने पर 6 - 2b बराबर 3, a-2 गुने 1 बराबर 3, यानी बराबर a-2 बराबर 3, a बराबर 3 + 2, a बराबर, ऐसे लिख दो, हल बराबर a बराबर 1, a बराबर 5 ना, आंसर बता गए हम कहा है b बराबर 1। तो दूसरा के पहला प्रश्न समाप्ति हो, बन गया ना। अब देखो ए या बी के, ए बराबर 5 आया, बी बराबर क्या आया 1 आया, तो जिससे है ना कि यदि हम इसमें ए का मान भरेंगे और बी का मान भरेंगे तो जिससे कितना कितना आया है, ए बराबर कितना आया है 5, बी बराबर 1 है, यहाँ क्या ज्ञात हो जाएगा 4x में ज्ञात हो जाएगा यहाँ पर। जैसे ए का मान 5 है, बी के मान भरे 1 तो 5 में से एक जगह तो 4 हो जाएगा, और अगले बार यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ 5 है 1 भरे तो 5 1 6 हो जाएगा, इतने भरो। ए का मान कितना भरना 5 है तो 15, और फिर ए का -2 16 यानी 14 आ जाएगा, डायरेक्ट 14 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक, अब देखो यहाँ y कर देते हैं ना, है तो यहाँ y छूटा हुआ है ना। अब a1/a2 निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, और b1/b2 भी निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, और c1/c2 भी निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा। तो संपाति है ना, पागल है नहीं समझे बात को। कहने का मतलब ना कि जो इस समीकरण है ना ये वाला, इसको संपाति बना देना है, ए या बी के का मान भरिएगा ना ये वाला समीकरण में। जैसे पहला समीकरण तुम्हारा जस्ट दिख रहा है, दूसरा समीकरण बोल रहा है ना कि ए या बी के का मान भरिएगा कि जो दोनों समीकरण है आपस में संपाति हो जाए, चाहे परिमित रूप से अनेक हल हो जाए। अनेक हल होगा तभी ना संपाति, या संपाति होगा तभी ना अनेक हल होगा। तो हम कहा किए ना कि ए या बी का मान ज्ञात कर लिए, अभी समझ में आया, आ गया ना। ये मत समझो कि इसको हल एक सवाई का मान ज्ञात नहीं करना है, हमको ए या बी का मान ज्ञात करना है। यानी जब भरे ना तो समीकरण संपाति हो जाए, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाए, ये चीज करना था। तो तू सोच लेता है कि एक सवाई का मान ज्ञात करना है। तब अब दूसरा प्रश्न देखो, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। देखो अब कोई हल न होने के लिए रेखाएं समानांतर होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2 के, ऐसा शर्त होना चाहिए। a1/a2 निकालेंगे तो 3/2 के -1 आएगा, b1/b2 निकालेंगे तो 1 बटा के -1 आ जाएगा। ठीक, और c1/c2 निकालेंगे तो 1 बटा कितना 2k + 1, ये वाला शर्त लगाना है ना। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। अब देखो ना, सबसे पहले हम मान भरते हैं 3/2k -1 बराबर 1/-1 अब बराबर नहीं से कितना होना चाहिए 1/2k + 1 के। तो हम करते क्या थे, इतना के साथ इतना लिखते थे ना, तो नहीं लिखेंगे कहीं बराबर है या नहीं तो लिखेंगे कैसे। अच्छा लिखवे नहीं करेंगे तो देखो सबसे पहले ये दोनों के आपस में तो लिख सकते हैं बराबर, इसको भी छाटते हैं, के का मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या ज्ञात हो जाएगा 2k - 1 अब बराबर 3k - 3 ना, पहले इतना बराबर इतना किए हैं तो इसको ऊपर उस तरफ करते हैं, 2k इस तरफ लाएंगे तो 3k - 2k और -3 की पट्टी लाएंगे तो 3 - 1 यानी 2 बराबर k। तो ज्ञात हो गया ना k बराबर 2, हमको अगला शर्त कुछ करना ही नहीं है, इसको हमारा यही आंसर हो गया। तो कहने का तो देखो जब हम 2 इसमें भरते हैं तो देखो ना क्या ज्ञात हो जाएगा, जब 2 भरोगे तो 4 - 1 यानी कि 3 ज्ञात में हो जाएगा, और यहाँ पर 2 भरेंगे तो 1 ज्ञात हो जाएगा है ना, और यहाँ पर 2 भरेंगे तो 3 ज्ञात हो जाएगा। नहीं हो
सॉरी हाँ 5, हाँ सॉरी 5 याद हो जाएगा, हम 3 बोल रहे हैं। तो 3/3 बराबर होना चाहिए 1/1 के, और फिर बराबर नहीं होना चाहिए 1/5 के। देखो ना शर्त पूरा हो रहा है, 1/1 बराबर है ये 1/1 के, और फिर बराबर नहीं 1/5 के। समानांतर है ना। हम जो के का मान ज्ञात किए हैं वो मान क्या कर रहा है, दोनों समीकरण को समानांतर बना दे रहा है ना उन्हें रेखाओं को। ऐसा स्थिति में क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। तो कहने का मतलब दूसरा का दूसरा प्रश्न भी समझते हुए समाप्त कर चुके हैं।